हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। ज़रा आप ध्यान दें, जब हम मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं तो हमें पता चलता है मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच बताए गए हैं, मगर जो मुख्य रूप से या मूल रूप से जो हम मौलिक अधिकारों का यूटिलाइज करते हैं, जो उपयोग करते हैं, उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है हमें आर्टिकल 14 से 35 के बीच। तो आखिर क्यों हमारे मौलिक अधिकारों में ही 12 और 13 जो आर्टिकल है उसे शामिल किया गया, आखिर क्यों उसे राज्य को उसमें डिफाइंड करने की जरूरत पड़ी, इसी सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज हम जो जान रहे हैं वो आर्टिकल 12 होगा, 13 अगली वीडियो में जानेंगे। इसमें क्या बताया गया, राज्य को परिभाषित किया गया। ठीक है, राज्य को परिभाषित किया गया। और जरा ध्यान दे, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो केवल मौलिक अधिकारों की बात करता है। किसके मौलिक अधिकार? नागरिकों की। फिर यहाँ राज्य को जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? तो राज्य को जोड़ने की भी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि राज्य के पास होती है पावर, यानी शक्ति। और हमने आपको हमेशा बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति के निजी अधिकार होते हैं, उससे कोई वो छीन नहीं सकता है। और उसके लिए भी गारंटर दिया गया है संविधान में। कौन दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। और कहा गया है कि ना तो सरकार यानी स्टेट, ना ही कोई समाज, ना ही कोई धर्म, ना ही कोई व्यक्ति उसके उस मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है या शोषण कर सकता है या उससे छीन सकता है। तो मगर हम देखें संविधान का भाग 1 जो हमें बताता है कि भारत का लैंड क्या होगा, भारत एक राज्य, भारत राज्यों का संघ होगा। उस राज्य की टेरिटरी यानी कि भूभाग क्या होगा उसमें बता दिया, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता, जो लैंड होता है वो तो बता दिया। अब जरा हम देखें, राज्य के पास वो शक्ति भी तो होती है, उसकी कुछ संस्थाएं भी तो होती हैं, और कुछ पावर भी तो कंज्यूम करती हैं, वो कुछ कानून भी तो बनाती है। क्या वो पावर, उसकी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, उसकी शक्ति, उसकी विधि आदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती है? या दूसरे शब्दों में कहें कि हमने भूभाग को तो भाग 1 में देखा, अब राज्य की जो दृश्य यानी कि आंखों से देखने वाला और अदृश्य जो पावर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। देखिए, कोई डिसीजन हो तो विधि होती है, उसे हम देख थोड़ी पाते हैं, मगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर। मगर सरकार को तो हम देख सकते हैं, यानी कि उसके मंत्री को, उसकी संसद को, उसकी विधानसभा को, इस सबको तो देख सकते हैं। तो यह मान के चले जो आर्टिकल 12 है वो राज्य के दृश्य यानी जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हो, साथ ही अदृश्य जिसे हम देख नहीं सकते, उन दोनों ही चीजों को बताता है। और यहां पर भाग 1 था, केवल वो लैंड वाले भाग की बात करता था। और यहां पर इसे जोड़ने का कारण यही रहा कि क्योंकि राज्य के पास होती है पावर। देखो, राज्य का सीधे मतलब जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो सीधा मतलब होता है पावर यानी शक्ति। क्या व्यक्ति, जो राज्य है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है? तो कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भाग आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य आखिर होगा क्या, उसको परिभाषित किया गया है। अब ध्यान दें, इतना सब हमने जान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो बताया गया इसे 4 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे ऊपर रखा गया यूनियन, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी कि जो भारत की संसद होगी और जो सरकार होगी देश के अंदर, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया। फिर दूसरा देखें, हम देखते हैं ना कि हमारा एक संघ शासित देश है, यहाँ पर राज्य सरकार भी देखने की मिलती है और केंद्र सरकार भी। तो दूसरे में बताया गया राज्य सरकार और उसकी विधानसभा या विधान परिषद इसमें शामिल किया गया, यानी कि वो राज्य के अंदर होंगी। फिर तीसरा देखिए ऑल लोकल अथॉरिटी। ऑल लोकल अथॉरिटी में हम पंचायत भी देख सकते हैं, नगर निगम भी देख सकते हैं, नगर पालिका भी देख सकते हैं, या हम उसमें बोर्ड भी देख सकते हैं। ये सब क्या होती है? ऑल लोकल अथॉरिटी, यानी कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है वो इसमें हम शामिल कर सकते हैं। फिर हम चौथा भाग आता है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में हम शामिल करते हैं जो इन तीनों पार्ट में नहीं है, मगर वो भी क्या रखती हैं? पावर कुछ ना कुछ रखती है, यानी कि राज्य को डिफाइन कर रहे हैं, पावर है उनके पास। और इनकी पावर कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करेगी, शोषण तो नहीं करेगी, इसलिए हम यहाँ पर स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो इन तीनों पार्ट में नहीं है वो सब हमने किस में डाला? अदर अथॉरिटी में। जैसे सरकार की संस्था है ना, बैंक है ना, SBI हो गया, ठीक है, जैसे RBI भी हो गया, जैसे ONGC हो गया यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, LIC हो गया। और हाल ही में आप देखेंगे BCCI जो पहले एक प्राइवेट माना जाता, निजी माना जाता, उसे भी सरकार की अंडरटेकिंग में ला दिया गया, यानी कि राज्य की परिभाषा में BCCI को भी अब रख दिया गया। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसे भी हम आगे देखेंगे। जो इतने सारे केसेस हैं, सारा विवाद इसके ऊपर ही होता है, अभी इसे हम आगे देखेंगे। मगर हम जरा यहाँ देखें, हमने एक तरफ कार्यपालिका और एक तरफ विधान पालिका तो बात कर ली। देखो, कार्यपालिका किसे कहा हमने? सरकार को, चाहे वो
स्टेट सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। फिर हमने पार्लियामेंट और उसकी बात की, लेजिस्लेचर की बात की, तो हमने यहाँ विधान पालिका या विधान मंडल की भी बात कर ली, ठीक है, जो नियम बनाएगी, लागू इम्प्लीमेंट करी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आखिर न्यायपालिका कहाँ है? यहाँ पर कहीं भी न्यायपालिका तो बताई नहीं। भारत के भूभाग पर ही दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, हर राज्य में, किसी राज्य में 2 भी होते हैं हाई कोर्ट, 2 राज्यों को मिला करके भी, तो वो भी भारत के लैंड पर ही है। ये कहा ना कि राज्य के अंदर वो शामिल है और लैंड के अंदर वो, उसे हम देख भी सकते हैं और देख नहीं भी सकते हैं। तो यहाँ पर न्यायपालिका को क्या रखा जाएगा? 2 की तो बात कर ली, कार्यपालिका और विधान पालिका, मगर क्या न्यायपालिका भी इसमें शामिल होगी? देखो, उसके सिलसिले में कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिफाइन किया है कि वो होगी या नहीं होगी, यानी राज्य की परिभाषा में होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने राज्य की परिभाषा में इसे नहीं रखा था, ठीक है, केवल कार्यपालिका और विधान पालिका को ही हम राज्य की परिभाषा में शामिल करते हैं। न्यायपालिका में पहला केस आता है नरेश बनाम महाराष्ट्र सरकार केस 1967। देखो, जो जितने भी मैं केसेस बता रहा हूँ ना, जो एसएससी वाले हैं वो बस 1-2 केसेस को याद रखें, जो लॉ वाले हैं, स्पेशली नेट वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, वो जरूर इन सारे केसों को याद रख लें, ठीक है। तो पहला केस है नरेश बनाम महाराष्ट्र सरकार केस, ठीक है। इसने क्या किया कि वह राज्य के अंग तो है, यानी राज्य के अंदर परिभाषित तो आप कर सकते हैं कि न्यायपालिका राज्य के अंदर है, ठीक है, परंतु उसके ऊपर रिट दायर नहीं की जा सकती। जो रिट है, हम कहते हैं ना पब्लिक लिटिगेशन वगैरह भी होती है। आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। अब यहाँ पे कहा गया कि चलो हम राज्य के अंदर तो होंगे इस केस में, नरेश वाले केस में, मगर हमारे ऊपर रिट दायर नहीं की जा सकती है, क्योंकि रिट को जो फॉलो करते हैं, उसे हम निर्णय देते हैं, वो तो हम ही देते हैं ना। तो हमारे ऊपर किसी भी तरीके की, यानी कि न्यायपालिका के ऊपर आप रिट दायर नहीं कर सकते। मगर उसके बाद ध्यान दें, AR अंतुल्य केस आता है। AR अंतुल्य केस को याद करने का तरीका ये है, जो AR अंतुल्य थे ना, महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम CM थे, इस तरीके से इसे याद कर लेना। और केस आता 1988 में। इसमें क्या होता है, इन्होंने इस बात को हटा करके ये कहा कि बिल्कुल भी राज्य, क्या कहते हैं, जो न्यायपालिका होगी वो राज्य के अंदर नहीं आएगी, वो राज्य का भाग नहीं है, राज्य में उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है, जो आपको जानना चाहिए, वो था रिजू प्रसाद शर्मा। रिजू प्रसाद शर्मा वसित असम सरकार का ये केस था। इसमें क्या होता है, कहा गया कि हम 2 आधार पर देखें, न्यायपालिका को भी हम देख रहे हैं तो 2 आधार पर देखें, उसके काम के 2 तरीकों पर देखें। न्यायिक कार्य, यानी जब उसके अंदर केस आता है, वो निर्णय लेती है, वो न्यायपालिका निर्णय सुनाती है, मामले को सुनती है, या कार्रवाई चलती है, सुनवाई चलती है, उसे न्यायिक कार्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया प्रशासनिक कार्य। किसी जो न्यायपालिका का सदस्य होगा, जो हम कहें कि उसका जो न्याय अध्यक्ष होगा, जो न्याय हमें देता है, जज होगा, वो प्रशासनिक कार्य है। उसके जितने भी कर्मचारी है, उसका जो नियुक्ति होगी, उसकी जो प्रक्रिया होगी, जो उसके नियम होंगे, वो प्रशासनिक कार्य है, ठीक है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं वो प्रशासनिक कार्य है। मगर जो जुडिशरी कार्य, तो इस केस में कहा गया कि जब कोई भी कोर्ट न्यायिक कार्य कर रहा होगा ना, तो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो इसलिए याद रखना, न्यायिक कार्य करते हुए जैसे केस सुनाते हैं ना, उस समय वो राज्य का भाग नहीं होगा या राज्य की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मगर जब प्रशासनिक कार्यों की बात होगी ना, तो प्रशासनिक कार्य जैसे किसी सदस्य का चुनाव करती है, वो अपने कुछ नौकरियां निकालती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चुना जा रहा है, अगर उसमें धांधली होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे राज्य की डेफिनेशन में हम शामिल करेंगे, ठीक है। मगर न्यायिक कार्य करते समय वो क्या कहें, राज्य की परिभाषा में नहीं होगा। इतना हमने जान लिया कि न्यायपालिका होगी या नहीं होगी। अब आपको पता चला होगा, रिजू प्रसाद शर्मा ने पूरी तरीके से इस केस में बता दिया, ठीक है। अब बात आती है ये वाले भाग की, बात करते हैं। इन तीनों को तो कोई चिंता नहीं होती, हम अच्छे से समझ जाते हैं कि ये है। इसमें कहा है ना अदर अथॉरिटी, जो यहाँ पे अदर वर्ड है ना, इस अदर वर्ड को क्या कहते हैं, हमारा आर्टिकल 12 है ना, संविधान सभा के निर्माताओं ने इसे डिफाइंड किया ही नहीं। बस ये कह दिया जो संवैधानिक होगी और साथ ही साथ जो सरकार बनाएगी समय समय पर, वो अदर अथॉरिटी होंगी। मगर उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सरकार जो भी संस्थाएं बनाती हैं, क्या सारी ही हम मान लें कि वो राज्य की डेफिनेशन में आएगी? तो ये सारे पहलू को निपटाने के लिए आपको पता है कि संविधान का व्याख्याकार कौन होता है, कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। अगर संविधान से जुड़ा हुआ कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो कौन करता है? तो
न्यायपालिका करती है, ठीक है। इसलिए न्यायपालिका में क्या कहते हैं, इस चौथे वाले को, अदर अथॉरिटी को लेकर के समय समय पर इतने सारे केसेस आए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। पहले हम जान लें कि आखिर यहाँ अथॉरिटी वर्ड क्यों यूज़ किया है। क्या केवल जिस संस्था के पीछे अथॉरिटी लिखा हो उसे ही हम इस भाग में रखें, यानी कि 4 में रखें, या जिसके पीछे अथॉरिटी ना जुड़ा हो वो भी हमारी अदर अथॉरिटी कहलाएगी। देखो अथॉरिटी का शब्द पहला जो अर्थ होता है वो ये होता है पावर। जो भी अथॉरिटी है ना, तो वो भी क्या करती है, हमने उसे कुछ पावर दी है, कानून के तहत उसे पावर दी है, हमने कुछ उसे राइट दिए हैं कि उसके जो कानून होंगे, जो नियम होंगे, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, हम उसे लागू करेंगे। तो अथॉरिटी जो भी बनाएगी ये संस्था, वो क्या है, वो भी पावर रखती है। जैसे सरकार पावर रखती है ना, हमारी पार्लियामेंट भी पावर रखती है। तो यहाँ पर पावर जुड़ा, राज्य को प्रभाषित कर रहे हैं किसके आधार, पावर के आधार। तो ये भी अथॉरिटी का मतलब भी सीधे तौर पर पावर ही होता है कि हमने उसे कुछ अधिकार दिया है काम करने के लिए, और उस काम को वो करेगी, वो राइट दिए, वो पावर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं पहले केस की। देखो यूनिवर्सिटी, देखो मैं ये शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस। कब आता है, 1953 में ये केस आता है। इस केस में क्या कहा गया, देखो हम जरा इस पे ध्यान दें। हमने नियम बताया एक, यहाँ पर कार है, यहाँ पर बाइक है, यहाँ पे स्कूटर है, यहाँ साइकिल है। इन चारों को ऑप्शन में से अगर आप देखें तो किसे बाहर कर देंगे इन चारों में से। देखो कार भी पेट्रोल से चल रही है, बाइक भी पेट्रोल से चल रही है, स्कूटर भी पेट्रोल से चल रहा है, मगर साइकिल क्या पेट्रोल से चलेगी, नहीं। तो हमने यहाँ पर साइकिल को बाहर कर दिया। अब इन्होंने कहा जब यूनिवर्सिटी मद्रास का केस आया और शांताबाई केस आया, तो इसमें यह हुआ, जब हम यहाँ देखते हैं ना, चाहे पार्लियामेंट या सरकार की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेट की जो डेफिनेशन देते हैं उसके पास पावर होती है, और ये कहा जाता है वो सोवरन पावर रखता है, यानी संप्रभु राज्य है, संप्रभु शक्ति रखता है, वो संप्रभु नेचर का है, सोवरन नेचर का या पावर रखता है। तो उसमें क्या होता है कि उस पर ना तो बाहरी तरीके से कोई दबाव डाल सकता है, ना ही आंतरिक तरीके से। उसे लिबर्टी है वो अपने देश के आधार पर कानून या नियम कानून बना सके, यानी कि सोवरन नेचर की होती है, संप्रभु नेचर की होती है या प्रकृति की होती है। वैसे ही क्या कहा, जब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की या कहीं विधानसभा की अथॉरिटी की, तो हम जो आने वाली जितनी भी संस्थाएं ना, बस वो देख लें क्या उसका नेचर भी सोवरन वाला है, क्या संप्रभु वाला है, क्या वो खुले तौर पर अपना काम कर पा रही है जैसे राज्य सरकार करती है। जैसे हमने देखा ना, कार बाइक स्कूटर सब सारी सेम है, इनका नेचर सेम है, मगर साइकिल का नेचर अलग होता है, पेट्रोल नहीं डलता। वैसे हम कहें कि हमने स्टेट को देख लिया, केंद्र सरकार को देख लिया, लोकल अथॉरिटी पंचायत को देख लिया, इस अथॉरिटी अदर अथॉरिटी में बात करें तो हमने देख लिया यहाँ पर ONGC को मान लें, तो इसका नेचर क्या सेम है। तो यहाँ पर कहा गया क्योंकि ONGC का नेचर सेम नहीं होगा, LIC का नेचर सेम नहीं हो सकता, एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, तो इनका नेचर सेम नहीं होगा, इसलिए चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, मद्रास यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि उससे सॉवरन नहीं होती, उस पर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। वो खुले तौर पर अपने कार्य नहीं कर पाती है। और पावर की बात होती है ना कि वो पावर वही है कि जो खुले तौर पर, इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया वो सॉवरन नेचर का रखेगा, तो सॉवरन नेचर यूनिवर्सिटी के पास नहीं था, इसलिए कहा गया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास क्या होगी, वो राज्य की डेफिनेशन में नहीं आएगी, राज्य के अंदर परिभाषित उसे हम नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा केस देखें, अब दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पर केस आता है इलेक्ट्रिकल बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन लाल केस। इस केस में क्या होता है, इसमें बताया गया कि जो ये यूनिवर्सिटियां हैं ना, उन सबको भी हम राज्य की डेफिनेशन में रखेंगे। उसका रीज़न इन्होंने बताया, जैसे चाहे वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड था, इलेक्ट्रिकल बोर्ड की ही बात थी, इसमें इन्होंने कर दिया था साफ कि बोर्ड होंगे, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होंगे, साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी होगी वो आ सकती है, ठीक है। इन्होंने कहा संविधान द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या संविधान के आधार पर कोई संस्था बनाई जाएगी आने वाले समय में, उसे हम राज्य के अंदर डिफाइन करेंगे क्योंकि वो कुछ पावर रखेगी, ठीक है। फिर सांविधिक द्वारा, हमने अगली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सांविधिक क्या होता है। जब संसद कुछ कानून बनाती है या कहें विधानसभा कोई कानून बनाती है तो उसे हम सांविधिक कानून कह देते हैं या विधिक कानून कह देते हैं, जो संवैधानिक कानून से अलग होते हैं, ठीक है। तो इस सांविधिक द्वारा बनाई गई, चाहे सरकार ने बनाया हो, जैसे हम संविधान वाले में देखें, यूपीएससी क्या है, एक संविधान के तहत है, तो ये पूरे तौर पर क्या होगी, राज्य की डेफिनेशन में आएगी। एग्जाम्पल बता रहे हैं, सांविधिक द्वारा क्या है कि एक नियम और कानून के तहत क्या एक्ट के तहत क्या बनाएगी, यूनिवर्सिटियां बनाएगी, तो वो भी राज्य के तहत आएंगी। तो मगर यहाँ कहा गया जो सोवरन नेचर वाली बात थी ना, कि यहाँ पर मना कर दिया, जरूरी नहीं कि उस संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का नेचर सोवरन हो ही, कोई कंपलसरी नहीं है, हो सकता है वो राज्य सरकार ने उसे बनाया हो मगर सरकार उस पर कंट्रोल करती हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं हो कि वो क्या हो, संविधान के तहत हो या सांविधिक द्वारा हो। तो इस आधार पर जो यूनिवर्सिटी होंगी, जो बोर्ड होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होंगे, वो भी क्या होंगे, राज्य की डेफिनेशन के अंदर आएंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो पावर रखती
ही है ना, हमारे ऊपर कंट्रोल रखती है ना। सरकार ने उस इलेक्ट्रिकल बोर्ड को बनाया। आप किसी भी अपने राज्य में देखिए, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, उसको कुछ नियम कानून के तहत बनाया जाता है, वो बिजली प्रोवाइड कराता है, उसे भी राज्य के अंदर हम रख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कुछ प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट अथॉरिटी भी तो होती है ना, प्राइवेट हो, जैसे हम देखते हैं दिल्ली के अंदर देखें BSES की बिजली यूज़ करते हैं, टाटा वाले भी अपनी बिजली प्रोडक्ट देता है, तो क्या होता है वो सर प्राइवेट है, मगर उसको भी आगे डिफाइन करेंगे, क्या वो प्राइवेट वाली भी आती हैं। चौथे को इसको जानने से पहले तीसरे की बात करते हैं। देखो सुखदेव वर्षित भगतराम केस आता है, सुखदेव वर्षित भगतराम केस 1975 आता है। इसमें क्या कहा गया, जो हमारी LIC है, ONGC है, जैसे LIC और ONGC बताई ना, है तो ये सरकारी, तो पहले ये था कि इसे सरकार के राज्य के अंदर नहीं डाला जा रहा था, ठीक है। बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह बताया कि एक कल्याणकारी राज्य वाले नेचर का है। हम भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य में क्या करती है सरकार, विभिन्न तरीके तलाशती है कि देश के व्यक्तियों को विकास हो सके, हम देश के संसाधनों को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इसलिए क्या गया, LIC ONGC भी क्या है, हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएंगे, चाहे वो LIC हो, ONGC हो, भेल हो, सेल हो, इतनी सारी जो सरकारी कंपनी होती हैं, चाहे SBI हो, वो सारी क्या है, अब क्या हो गई है, वो क्या राज्य की डेफिनेशन में आएंगी, क्योंकि वो भी तो कुछ नियम कानून बनाती है ना, सरकार ने उनके लिए नियम कानून दे दिए और हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करती है। उसकी जो पूंजी होती है वो सरकार के पास जाती है, ठीक है। और ये सब चीज़ के आधार पर क्या कहा कि ये भी हमारे यहाँ पर राज्य की डेफिनेशन में आएंगी। अब चौथे की ओर आते हैं हम, तीसरे से चौथे की ओर। चौथा थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर क्राइटेरिया बताया कि किस किस आधार पर हम कौन सी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कारखाने जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे क्या कहें, उससे राज्य की डेफिनेशन के अंदर लाएं। देखो तो RD शेट्टी केस आता है वर्षित IAA, इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। 1979 में ये केस आता है। इसमें कहा गया कि राज्य की डेफिनेशन में इंटरनेशनल अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को रखा जाएगा, क्योंकि इसका जो बोर्ड होता है, आपको पता है कोई भी कंपनी होती है या कोई भी एक संस्थान होता है, उसको बोर्ड होता है जो उस पूरी संस्था को चला रहा होता है, उसमें चेयरमैन भी होता है, अन्य सदस्य भी, जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। वैसे ही कहा गया, क्योंकि इसके बोर्ड के जो चेयरमैन है या अध्यक्ष होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, उसे कौन चुनता है, उसे सरकार ही तो चुन करके भेज रही है। तो सीधे तौर पर कहा गया कि सरकारी संस्था है, इसे सरकार के सदस्य ही चुन करके भेजते हैं, तो ये भी राज्य की डेफिनेशन में आएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल सरकार का, राज्य का जरूर है। सरकार उसे पावर दे रही है, वो अधिकार दे रही है, वो अथॉरिटी दे रही है, राइट दे रही है कि आप इस कार्य को करें, ठीक है। तो और आप देखें, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये हुआ ONGC का एग्जाम्पल देखें। ONGC में डायरेक्टर बनाए गए थे संबित पात्रा। देखो संबित पात्रा क्या थे, एक डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ क्या है, ये भी कहें कि वो स्पोक पर्सन है, यानी कि उसकी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और एक आपने राजनीतिक व्यक्ति को ONGC का डायरेक्टर बना दिया। तो इसमें विवाद भी खड़ा हुआ, मगर ये पता चल रहा है ना आपको कि जो ONGC है, SBI है, LIC है, जो बड़ी बड़ी, जैसे BCCI देखें, अमित शाह के लड़के का उसमें कुछ ना कुछ रोल है, उसके पद दिया गया अमित शाह के लड़के को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, संबित पात्रा को डायरेक्टर बना दिया गया। तो यहाँ सीधे आपको पता चल रहा है कि जो सरकारी हैं, इसमें जो चेयरमैन है, इसके डायरेक्टर है या सदस्य हैं, उसे चुनती कौन है, सरकार चुन करके भेज रही है। इसलिए क्या होगा, ये भी क्या होंगी, राज्य की डेफिनेशन में आएंगी। अब हम जानते हैं जो इसमें RD शेट्टी केस है, इसमें साथ ही साथ अन्य चीज़ भी बताई गई जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, कि राज्य की परिभाषा में हम अदर अथॉरिटी को कैसे शामिल करें। जब सबसे पहले बात करते हैं, 6 चीज़ इसके अंदर हमें बताई गई। पहली बात करते हैं, पहली कंडीशन की बात करते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो हमने कंपनी बनाई है, कॉरपोरेशन बनाया है, संस्थान बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसमें अगर सरकार की सारी पूंजी लगी है तो वो क्या होगी, वो सारी पूंजी लगी है तो वो क्या होगी, राज्य की डेफिनेशन में आएगी, यानी सरकार की पूंजी लगी है उसमें। फिर कहा गया कि जरूरी नहीं कि सरकार की सारी ही पूंजी लगी हो। दूसरा नियम ये भी बनाया गया कि हो सकता है या कुछ ही उसके अंदर पूंजी लगी हो या कुछ ज़्यादा लगी हो, या मान लें 1 या 2% भी अगर उस कंपनी के अंदर, कारखाने के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर उसकी पूंजी लगी है, यानी कि सरकार की पूंजी लगी, चाहे वो 1%, 2%, 3% है, तब भी हम उसे राज्य की परिभाषा में शामिल करेंगे, ठीक है। स्टेट कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल अगर उस संस्थान के ऊपर है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, तो भी वो राज्य की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है।
नेचर पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उस संस्थान का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का, उस निगम का अगर नेचर कैसा है, पब्लिक इंटरेस्ट वाला, वो पब्लिक से जुड़ती है, उसके पब्लिक इंपॉर्टेंस की, यानी कि सार्वजनिक विषय से जुड़े उसके निर्णय होते हैं। जैसे हमने कहा ना, बिजली प्रोवाइडर कंपनी है, टाटा अंबानी की कंपनी हो गई, इतनी सारी जो कंपनियां हैं, या दिल्ली में BSES कंपनी को देखें, ये भी क्या होंगी, राज्य की डेफिनेशन में आएंगी, क्योंकि इनके लिए जो बनाए गए कुछ नियम बनाए गए सरकार ने, उन्होंने टेक ओवर दिया है या उन्हें हैंडल किया गया है कि आप इस सबको बिजली को प्रोवाइड कराएं या सबको पहुंचाएं, वो आपका काम है। तो इसको भी पब्लिक इंटरेस्ट वहां पर जुड़ा, बिजली है तो क्या होगा, ये भी हमारे राज्य की डेफिनेशन में आएगी। आपको पता चल गया, जहां पर निजी कंपनी होगी ना, सीधे तौर पर वो व्यक्ति के लिए काम करे तो उसे भी राज्य की डेफिनेशन में हम शामिल कर लेंगे। अब जो अगला होगा, डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन। ये क्या होता है कि कोई एक संस्था है, पहले वो सरकारी हुआ करती थी, अब क्या हुआ, सरकार ने ज़्यादा उस पर बोझ बढ़ रहा था, मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा था, सरकार की तो है मगर उसका सारा प्रशासन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। जैसे ये होता है ना, दिल्ली मेट्रो को देख लें, यहाँ इस बीच में बात चल रही थी कि रेल का भी निजीकरण करने जा रहे हैं, मगर कंट्रोल किसका रहता है, सरकार का। सरकार बार बार ये कहती है कि निजीकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी रेल ट्रांसपोर्टेशन है उसे और अच्छा करना चाह रहे हैं, इसलिए निजीकरण के जो उसका पैसा है उसके हाथों में सौंपना चाह रहे हैं, मगर कंट्रोल सरकार का ही रहेगा, सरकार समय समय पर ये कहती है। तो इसमें ये कहा गया कि अगर जो वो डिपार्टमेंट है या जो कंपनी है वो ट्रांसफर हम दूसरे को कर रहे हैं, प्राइवेट को कर रहे हैं, तो भी वो सरकार की, राज्य की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, फिर अगला क्या हो गया, मोनोपोली स्टेटस। मोनोपोली स्टेटस का मतलब हो गया एकाधिकार, यानी कि जो एक संस्था है उसका पूरी तरीके से वो ऑटोनोमस तरीके से या कि मोनोपोली तरीके से वो कंपनी चला रही है, मगर वो बनाई किसके थ्रू है, वो बनाई गई सरकार या राज्य के थ्रू है, तो वो भी क्या होगी, राज्य की डेफिनेशन में आएगी। तो ये आप जान लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था, इससे जुड़े RD सेट्टी जो डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम अगला केस देखें, अजय हाशिया वर्सेस खालिद केस। इसमें क्या होता है, 1981 में केस आता है, तो इसे ही जो चौथे वाला डिसीजन था इसे ही विस्तार देता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो हमने 6 क्राइटेरिया रखे हैं ना कि राज्य की डेफिनेशन में अदर अथॉरिटी को रखें या ना रखें, इन्होंने कहा कि नहीं, ये 6 ही केवल काफ़ी नहीं है, समय समय पर हमें लगेगा सिचुएशन ऐसी होगी, कंडीशन ऐसी होगी, नए नए दिमाग आएगा, व्याख्या हम करते जाएंगे, सिचुएशन चेंज होती जाएंगी, तो इसके अलावा भी हम कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, नियम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको भी जान लेना। फिर अगला जो क्या है, चंद्रमोहन खन्ना केस। देखो, चंद्रमोहन खन्ना केस वर्सेस NCERT केस आता है 1992 में। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए ही है, इसे इसलिए यहाँ पर मैंने शामिल किया है। देखो NCERT वैसे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर यहाँ पर NCERT को ना राज्य की डेफिनेशन में नहीं रखा गया। बस इसे इसलिए याद रखना कि कई बार आपसे पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, SBI, ONGC, LIC, BCCI और 5वां मान लीजिए NCERT दे दे, तो आपसे पूछो कौन राज्य की डेफिनेशन में नहीं आती है, तो आप बता देना सीधे तौर पर NCERT नहीं आती है। ठीक है, अब जो अगला केस है जो वर्तमान से भी BCCI से भी जुड़ा है। BCCI क्या है, BCCI क्रिकेट को कंट्रोल करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, जितने भी मैच भारत में विदेश में होता है ना, वो सब इसके द्वारा ही होते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, BCCI ना पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर बोर्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, भारतीय बोर्ड BCCI है। ठीक है, तो जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 2005 में। इसमें क्या कहा जाता है, जो BCCI है वो निजी संस्था ही रहेगी, उसे राज्य की डेफिनेशन में नहीं ला रहे हैं, मगर समय समय पर आप देखते हैं कि बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं। हम देखते हैं ना कि हमें BCCI के अंदर ही भाई भतीजावाद देखने के लिए मिलता है कि कोई व्यक्ति जिसका मनपसंद होगा वो आगे उसे खेलने का मौका दे देता है, या साथ ही साथ देखिए भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, पैसा इतना कमा रही है तो सरकार के अंडरटेकिंग में भी लाई जा सकती है, वहाँ पर इतने सारे टिकट बट रहे हैं। साथ ही साथ जब पब्लिक मुद्दा आ गया और वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, मैच फिक्सिंग हो रही है, और तो जनता का पैसा तो बर्बाद जा ही रहा है ना, तो इसी के क्या हुआ कि बाद में वर्तमान में क्या कर दिया गया, BCCI को भी राज्य की डेफिनेशन में ला दिया गया। अब वो निजी नहीं रही, उसे राज्य की डेफिनेशन में ला दिया गया। तो आप देख सकते हैं ना, सौरव गांगुली हो गए या फिर अमित शाह के लड़के हो गए, उनको क्या बना दिया गया, उसका अध्यक्ष, उसका चेयर बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे केसेस थे जो हमारा राज्य को प्रभावित करने वाला पावर के आधार पर, बस ध्यान रखना कि पावर के आधार पर यहाँ डिफाइन किया जाता है आर्टिकल 12। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरी बताई गई थी, यूनियन, स्टेट, ऑल और अदर अथॉरिटी। जो अदर अथॉरिटी वाला ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए समय समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसे डिफाइंड करता जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो, कुछ आप और क्वेरीज हो, कुछ और जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर हमसे कमेंट कर सकते हैं।
हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।